नमस्कार। इस वीडियो में हम प्रस्तावना, संविधान की जो प्रस्तावना है उसके बारे में समझेंगे कि संविधान की प्रस्तावना क्या है और क्या क्या प्रावधान इसके अंतर्गत हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्रस्तावना है क्या है प्रस्तावना। प्रस्तावना हमारे संविधान का सबसे पहला भाग है, सबसे पहला भाग। इसके बाद से शुरू होता है सारी चीज़ें धीरे धीरे। संविधान के बाद संघ व राज्य, नागरिकता से लेके बहुत सारे प्रावधान हैं। लेकिन जैसे हम निबंध लिखते हैं उसी तरह जो हमारी संविधान है उसकी ये रूपरेखा है। जैसे निबंध में हमारी रूपरेखा होती है, हम प्रस्तावना लिखते हैं, उद्देश्य उसमें हमारा छिपा रहता है कि हम क्या क्या लिखने वाले हैं। ठीक उसी तरह हमारे संविधान निर्माताओं ने जो अपने विचार हैं, अपने मत हैं, अपनी योग्यता है, उन सब को एक साथ मिला के ये उद्देशिका बनाई है। उद्देशिका में उद्देश्य निश्चित किए गए हैं कि हमें क्या उद्देश्य पाने हैं। उद्देशिका का मतलब ये है, ये हमारे संविधान का दर्शन है कि हमें क्या अचीव करना है, क्या पाना है। ये हमारे संविधान की मूल आत्मा है। ये बताती है कि हमारा संविधान किन चीज़ों को पाने के लिए बनाया गया है। सबसे पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि संविधान की मूल आत्मा किसे कहते हैं। अगला पूछा जा सकता है कि संविधान की प्रस्तावना को और किस नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान में न्याय कितने तरह का दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। अभी हम जब धीरे धीरे समझेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं इस छोटे से चैप्टर से। तो पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि प्रस्तावना कहाँ से ली गई है। हमारे संविधान में बहुत सारे प्रावधान हैं जो इधर उधर से लिए गए हैं, कि कोई कहीं से लिया गया है, कोई कहीं से, मतलब प्रोविजन। तो प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। लेकिन प्रस्तावना की अगर भाषा की बात की जाए, लैंग्वेज, बी द पीपल ऑफ इंडिया, अगर इसकी बात करी जाएगी तो ये कहाँ से ली गई है। प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है वो हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से। ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। सो हम पढ़ना शुरू करते हैं। हम भारत के लोग, भारत को एक, मतलब हम खुद ही कह रहे हैं कि हम सब जितना इंडिया है उसने मिल के ये संविधान बनाया है। और उसमें क्या लिखा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण, दो शब्द आए हैं, संपूर्ण और प्रभुत्व संपन्न। मतलब प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति सारे काम अपनी मर्जी से करता है, वो होता है प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब कि कोई अपना, जैसे देश है, वो सारे निर्णय अपने लोगों के और अपनी मर्जी के अनुसार लेता है, अपने लोगों की भलाई के लिए। और उसमें किसी भी तरह से बाहरी ताकतों का हस्तक्षेप नहीं रहता है, या प्रत्यक्ष तौर पर, प्रत्यक्ष क्योंकि अप्रत्यक्ष तौर पर प्रभाव रहता है, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर किसी भी देश का हस्तक्षेप नहीं रहता है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का हस्तक्षेप नहीं रहता है। तो ये होते हैं हमारे प्रभुत्व संपन्न देश। जैसे भारत है, पाकिस्तान है, चीन है, म्यांमार है, नेपाल है, यूएसए है, ब्रिटेन है, रूस है। ये सारे देश प्रभुत्व संपन्न है। कोई इन पे अगर प्रत्यक्ष रूप से हमला करता है, कुछ करता है, तो ये क्या करते हैं, अपनी प्रतिरक्षा करते हैं, सामना करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रभुत्व संपन्न। अगला शब्द यूज किया गया है समाजवादी। अब समाजवादी शब्द क्या है। समाजवादी एक व्यवस्था है, जब वहाँ बाद लग जाता है वो एक सिस्टम, व्यवस्था। जैसे समाजवादी और पूंजीवादी
दो व्यवस्थाएं हैं। तो जो समाजवादी व्यवस्था है उसमें क्या होता है, जो उत्पादन के साधन होते हैं उस पर राज्य का कंट्रोल रहता है। जैसे खेती होगी तो सहकारी खेती हो जाएगी, अगर आपको चिप्स बनाने हैं तो सरकारी कंपनी लगेगी, अगर आपको स्टील बनानी है तो सरकारी कंपनी लगेगी। पहले क्या था, जब हम आज़ाद हुए थे तब हमने बहुत सारी चीज़ खुद ही करने शुरू किए थे। क्यों? क्योंकि हमारे देश में पैसा जो था व्यक्तिगत तौर पर बहुत कम था लोगों के पास। तो सरकार ने बड़े बड़े प्लांट लगाए, बड़े बड़े बांध बनाए, बड़े बड़े बिजली के प्लांट लगाए, बड़े बड़े स्टील प्लांट लगाए, बड़े बड़े सारे प्लांट लगभग सरकारी थे। तो हमारी प्रवृत्ति तब समाजवादी थी, लेकिन अब हमारी प्रवृत्ति मिक्स्ड हो गई है। समाजवादी हम कम रह रहे हैं और सरकार भी लगातार निजीकरण कर रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जो सरकार द्वारा किए जाते हैं चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा जिस व्यवस्था में, वो समाजवादी होती है। और एक और होती है साम्यवादी, उसमें क्या होता है, सारी चीज़ें सरकारी की होती हैं। अगला है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब है सरकार सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखेगी, जिसको हम बोलते हैं सर्वधर्म समभाव। ये है पंथ निरपेक्ष। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि धर्मनिरपेक्षता संविधान के किस भाग में है? तो धर्मनिरपेक्षता कहीं नहीं लिखी है, पंथ निरपेक्षता लिखी है, ध्यान रखना आप। ठीक है, ये अपनी जो पंथ निरपेक्षता है ये सर्वधर्म समभाव वाली है। अगला है लोकतांत्रिक। हमारा देश लोकतांत्रिक है क्योंकि हमारे देश में जितने भी राजनीतिक पद हैं वो कैसे भरे जाते हैं? चुनाव द्वारा। जनता उसमें प्रतिभाग करती है, वोट देती है और बहुमत के आधार पर उनके पद भरे जाते हैं। इसलिए हमारी व्यवस्था लोकतांत्रिक है। जनता को चुनने का अधिकार है, अपने नेता, अपने देश का मुखिया। अगला है गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब होता है जो देश का मुखिया है वो चुना हुआ हो। जैसे भारत देश में भारत का राष्ट्रपति जो है वो क्या है, चुना हुआ होता है, भले ही अप्रत्यक्ष तौर पर चुना हुआ हो लेकिन उसे चुना जाता है। अब गणराज्य होता है और एक होता है राजशाही। राजशाही जैसे कि ब्रिटेन में है, ब्रिटेन की जो महारानी है, रानी होती है जो क्वीन, वो वहाँ की मुखिया होती है। भले ही उसके पास अधिकार नहीं है लेकिन वंश परंपरा के अनुसार उसी वंश, उसी परिवार का सदस्य राजा या रानी बनता है। ये वहाँ का है। तो वहाँ गणतंत्र नहीं है। हमने गणतंत्र इसीलिए यहाँ लिखा है कि हमारा जो मुखिया होगा वो चुना हुआ। जिस व्यवस्था में मुखिया चुना हुआ होता है वो गणतंत्र व्यवस्था है, गणतांत्रिक। उसको बोलते हैं इंग्लिश में रिपब्लिक। ये देखिए लिखा है रिपब्लिक। तो ये जैसे अमेरिका का है, अमेरिका का राष्ट्रपति क्या होता है, चुना हुआ होता है। अब पूछ देगा कि ऑस्ट्रेलिया का, तो ऑस्ट्रेलिया में राजशाही है, वो ब्रिटेन की जो रानी है वो ऑस्ट्रेलिया की भी रानी है। सो ये आप समझ लीजिए अंतर दोनों में। बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को क्या करना है, हमें न्याय दिलाना है। अब न्याय कौन कौन सा है? सबसे पहला सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय मतलब पूरे समाज में जो रहने वाले सदस्य हैं उनको सामाजिक तौर पर बराबरी का हक मिले। जैसे कुछ समाजों में क्या होता है, जातियां हैं, कुछ समाजों में होता है रंग के आधार पर रंग भेद होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें खत्म करना है, उनको न्याय दिलाना है। अगला पॉइंट बोल रहा है आर्थिक। पहले आप सामाजिक न्याय देंगे, फिर आप आर्थिक न्याय देंगे, फिर राजनीतिक न्याय। आर्थिक न्याय मतलब है जो कमज़ोर हैं आर्थिक रूप से, सरकार उनकी मदद करती है, उनको सब्सिडी देती है या फिर उनको जॉब मुहैया कराती है, घर बनवाती है उनका। ठीक है। राजनीतिक न्याय में क्या होता है, उन्हें राजनीतिक रूप से आरक्षण मिलता है क्योंकि वे कमज़ोर हैं, खुद से राजनीतिक अधिकारों का उपभोग नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा लोकसभा, राज्यसभा, इन सब में सीटें निश्चित होती हैं कुछ वर्गों के लिए। ठीक है, ये हो गए हमारे न्याय। अगला बोलता है स्वतंत्रता।
अभी क्वेश्चन उठता है ये कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तीनों प्रकार के न्याय की बात कहाँ की गई है? तो प्रस्तावना में की गई है। ठीक है, अगला आता है क्वेश्चन कि प्रस्तावना में स्वतंत्रताएं जो हैं वो कितनी दी गई हैं? तो 5 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार मतलब आप अपना विचार प्रकट करेंगे। अभिव्यक्ति मतलब आप अपना विचार या भाषण किसी भी तरह से प्रकट कर सकते हैं, लिख के, बोल के, इशारा करके, ठीक है, किसी भी तरह से आप प्रकट कर सकते हैं, ये आपकी अभिव्यक्ति। अगला है विश्वास। आप विश्वास कर सकते हैं, किसी भी प्रथा, किसी भी सिस्टम पे विश्वास कर सकते हैं। अगला है धर्म। आप किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं, धर्म मतलब धारण करना। और उपासना, किसी भी उपासना पद्धति को अपना सकते हैं, इनकार नहीं किया जा सकता। जैसे संलेखना पद्धति अपनाई जाती है जैन धर्म में, संलेखना या संथारा, ठीक है, तो वो उनकी स्वतंत्रता है। अगला है प्रतिष्ठा व अवसर की समानता। प्रतिष्ठा व अवसर की समानता में आप देखिए कि प्रतिष्ठा, किसी की प्रतिष्ठा पर चोट नहीं की जाएगी। मान लो किसी को अगर कैंसर है या एड्स है तो उसका डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, उसको ओपनली नहीं कहा जाता है कि इस बंदे को एड्स है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रतिष्ठा है। भले ही उसको रोग है, लेकिन अगर पता चल गया ना सोसाइटी में इसको एड्स है तो उसको रहने नहीं देंगे। तो ये चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। कभी मजबूरी में बताना होता है, वो बताया जाता है, लेकिन सरकार इस चीज़ का ध्यान रखती है। अवसर की क्षमता, आपको अवसर मिलेगा पढ़ने का, लिखने का, भोजन का, हर चीज़ का अवसर मिलेगा। ठीक है, अगला प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा। किन सब में? जनता में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। बंधुता बढ़ाएंगे आप, राष्ट्र की एकता और अखंडता बढ़ाएंगे आप, और व्यक्ति की गरिमा, ये सारी चीज़ें आपको करनी होती हैं। उद्देशिका बताती है कि हमें क्या क्या प्राप्त करना। इसके बाद कहता है कि हम सब दृढ़ संकल्पित होकर सारे भारतीय 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। अंगीकृत मतलब स्वीकार कर ले रहे हैं, अधिनियमित मतलब इसको अधिनियमित करते हैं, बनाते हैं कार्यकारी रूप में। अगला आत्मार्पित, खुद को अर्पित करते हैं। सारा भारत का लोग अर्पित करता है कि हमें भाई ये प्राप्त करना है। अब इसमें ये क्वेश्चन आता है कि संविधान में जो समाजवादी शब्द है वो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। पंथ निरपेक्ष, वो भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसके बाद पूछा जाता है राष्ट्र की एकता और अखंडता की संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 42वें। तो प्रस्तावना का एकमात्र संशोधन हुआ है 42वां संविधान संशोधन। पंथ निरपेक्षता, समाजवादी शब्द जोड़ा गया, उसके बाद राष्ट्र की एकता और अखंडता वाला शब्द जोड़ा गया है उसी एक में। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं। तो पहला है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। अगर ये क्वेश्चन आ जाए किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। कब? 13 दिसंबर 1946 में। इसको क्या कहते थे? उद्देश्य प्रस्ताव। अगला है 22 जनवरी 1947 को ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो स्वीकार कर लिया गया था। संविधान सभा ने इसको स्वीकार कर लिया 22 जनवरी 1947। अगला है 42वें संविधान संशोधन द्वारा कब हुआ था ये? 1976 में। किसके शासनकाल में? इंदिरा गांधी के शासनकाल में। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। अगला है कि मुंशी के अनुसार उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की कुंडली है, जन्म कुंडली। दो है कि मुंशी कहते हैं जन्म कुंडली है, और सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर कहते हैं क्या? कुंडली है। इसके बाद अगला है बीरूबारी का। दो केस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एक बीरूबारी है, समझ लीजिए आप,
दो केस हैं, बीरूवारीवाद और अगला है केशवानंद भारतीवाद। जो बीरूवारीवाद है वो 1960 में हुआ था। उसमें ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो उद्देशिका है वो संविधान का भाग नहीं है, वो संविधान से अलग है और उसका संशोधन नहीं हो सकता। जो संविधान का भाग नहीं है तो संशोधन हो ही नहीं सकता। अगला है केशवानंद भारती। जो केस हुआ था वो 1973 में हुआ। तो बेरूवारीवाद से केशवानंद भारती तक पहुंचने में सुप्रीम कोर्ट को यह निश्चय हो गया कि हाँ, प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। कब है? 1973 में संविधान का भाग माना गया और 1960 में नहीं माना गया। अब इससे साथ जुड़ा हुआ है 1973 में जब मान लिया गया, इंदिरा गांधी जी ने 1976 में इसको चेंज कर दिया। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, राज्य की अखंडता, ये सारे शब्द इसमें जोड़ दिए गए। ठीक है। अगला है गोलकनाथ एक वाद हुआ था। उसमें उद्देशिका को कहा गया कि ये संविधान की मूल आत्मा है, मूल दर्शन है, जो बताता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। अगला है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी हैं। उद्देशिका की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कोर्ट में जाके कि सर इसको लागू कीजिए, आप इसमें ऐसा सर लिखा है तो हमें सामाजिक आर्थिक स्तर पर न्याय दीजिए। ये सारी चीज़ें वाद योग्य नहीं है, आप केस फाइल नहीं कर सकते। अगला 3 सामाजिक न्याय की बात की है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। ठीक है। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? इसको ही कहा जाता है। प्रस्तावना 5 स्वतंत्रताओं की बात हो चुकी है। निर्वाचन में मैंने क्या बात बताया कि विधिक निर्वाचन क्या होता है? जब कोर्ट को कभी किसी विधि के प्रश्न पर समस्या उत्पन्न होती है तब वो इसका पाठ करते हैं और इसको उसमें अटैच करके बताते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है संविधान का। किसी विधि के प्रश्न पर अगर आप क्लियर नहीं है तो उद्देशिका हमें बताती है कि क्या है, उस चीज़ का हल क्या है, ये हो जाती है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता होती है, ये बात होगी। अगला है भारत के संविधान के निर्माताओं का मत उद्देश्यता में प्रतिबिंबित होता है, ये तो पता ही है आप। अगला है 26 नवंबर 1949 को हमने अंगीकृत किया और संविधान में अम्बेडकर को बताया है पवित्र दस्तावेज। जो अम्बेडकर जी ने है उन्होंने कहा है कि संविधान जो है एक पवित्र दस्तावेज है। चलिए ठीक है, थैंक यू।